नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों, आपके लिए डेली मॉक टेस्ट आता है दोपहर को 12 बजे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों, फटाफट सेशन में बन जाइए। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर मुझे। स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैचेस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके बैंक के। IBPS PO, क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO, सारे एग्जाम लाइनअप हैं। आने वाले 3 महीने आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि 3 नवंबर से शुरू हो चुका है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पर। इस बैच के साथ अपने आप को फटाफट एनरोल कर लीजिए मेरे दोस्तों। ऑफर चल रहे हैं आपके लिए तूफानी, तो तूफानी ऑफर के साथ जुड़िए। इसके अलावा आप मेरे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स पढ़ सकते हैं इन धुरंधर फैकल्टीज और एजुकेटर के साथ। जुड़िए। यहाँ पर और भी बैचेस शुरू किए हैं, इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे बैचेस जो ट्रायम्फ डाउट बैच है बैंक एग्जाम के लिए, इसको फॉलो करिए। पायनियर बैच है, इसको फॉलो करिए मेरे दोस्तों, जो बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर ऑफर आपके सामने है। बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 4 मंथ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 6500 का ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है मेरे दोस्तों। कोड यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 8 मंथ बेनिफिट है मेरे दोस्तों, 7800 का है। CET कॉम्बो ऑफर की जब बात करते हैं तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लस 6 मंथ बेनिफिट 8888 का एक कोर्स है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 12 मंथ में है और 11,110 सब्सक्रिप्शन प्राइस, 12 महीने का बेनिफिट। बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉम्बो ऑफर है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ की बेनिफिट, 7000 रुपीज़ का प्राइस है मेरे दोस्तों इसका। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ का बेनिफिट मिलेगा 9000 और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ का बेनिफिट है 10,500 में एक कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। मेरे दोस्तों, ये ऑफर केवल 8 से 11 नवंबर के लिए हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों प्राइसेस हाइक हो सकते हैं, तो फटाफट रफ्तार के साथ एनरोल करिए अनअकैडमी के साथ और अपनी तैयारी को शुरू करिए फटाफट मेरे दोस्तों। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7800 का है, दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिए। पर मंथ अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो 325, 12 मंथ 6500, 6 मंथ 5400। ये कोड है मेरा मिश्रा 10, इसका एनरोल इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों। तो फटाफट रफ्तार के साथ इस कोड का इस्तेमाल करिए और पाइए 10% का डिस्काउंट। अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं अनअकैडमी पर? मेरे दोस्तों, आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों आपके लिए हैं प्लस स्टूडेंट के लिए। प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लाइव क्लास में अपने डाउट्स अपने बेस्ट एजुकेटर से क्लियर कर सकता है। ये फैसिलिटी आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलती है। रेज हैंड फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं, अपनी परेशानी को बताते हैं और इस तरह से उनके डाउट्स क्लियर होते हैं और अपने फील्ड में अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्हें काफ़ी कारगर है। अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट जो है हर संडे को सुबह 10 बजे आता है। फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स फ्री रजिस्ट्रेशन है। कॉम्बैट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 36 क्वेश्चन 50 मिनट्स, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन का मेरे दोस्तों प्लस स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अगर अनअकैडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। ये कोड है मेरा, इसे यूज़ करिए अपने आप को टेस्ट के साथ एनरोल करने के लिए। 1 से 3 वाले बच्चों को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 4 से 10 75%, 11 to 50 50%, 51 to 525 और 501 से लेकर 1000 तक के रैंक वाले बच्चों को 20% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में बनना चाहते हैं आप तो बन सकते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ। स्टैटिक जीके के साथ आप पढ़िए सेशन को डेली सुबह 8 बजे। तो कल आप मेरे दोस्तों इस सेशन में जुड़िए और देखिए दिन भर की तूफानी खबरें। मेरे प्यारे दोस्तों, 6 मंथ का करंट अफेयर मॉक टेस्ट जो है, यानी कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड मॉक टेस्ट जो होता है, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है। आप इसमें एक बार अपने आप को जोड़ के देखिए रात को 10:30 बजे। बहुत ही जानदार सेशन है, मजा आएगा पढ़ने में। भास्कर प्रताप मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो करिए अनअकैडमी पर। आस्क डाउट पे अनअकैडमी इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई क्वेरी, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं अनअकैडमी पर। कैसे पूछेंगे? एप्लीकेशन पे जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, आस्क डाउट पे क्लिक करिए, क्रॉप करिए क्वेश्चन की इमेज को, हाईलाइट करिए और क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से संबंधित है मेंशन करिए। आपको सॉल्यूशन मिलता है इंस्टेंट। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव सिस्टम को और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए शुरू किया गया है। कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट दिखता है, रिपोर्ट करिए। मेरे दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, फॉर्म फिल करिए, किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर आपको वीडियो इनएप्रोप्रिएट दिखी है बताइए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सारी खबरों के बाद आपको बताना है वो कौन है जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं सरकार में इस समय और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? कार्यकाल 1 वर्ष का जिनका बढ़ाया गया है, फटाफट बताइए। विवेक मूर्ति, के विजय राघवन, एन एस विश्वनाथन, अरविंद सुब्रमण्यन, के वी सुब्रमण्यन। हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ खास बातें मिलेंगी आपको। तो ये सेशन केवल एक सवाल और एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि ऑप्शंस का पोस्टमार्टम किया जाता है यहाँ पर। सही जवाब है के विजय राघवन। के विजय राघवन जो है मेरे दोस्तों, ये इस समय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं सरकार में। 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विवेक मूर्ति कौन है मेरे दोस्तों? विवेक मूर्ति हैं सर्जन जनरल। याद रखिए क्या है, सर्जन जनरल है अमेरिकन गवर्नमेंट में इस समय, और ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा पद माना जाता है अमेरिका में। इससे पहले बराक ओबामा की सरकार में भी विवेक मूर्ति, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो सर्जन जनरल के पद संभाल चुके हैं। एन एस विश्वनाथन आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यन फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। के वी सुब्रमण्यन की जब बात करते हैं तो इस समय प्रेजेंट में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रेजेंट में के वी सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ये आपके एग्जाम के नज़रिए से काम का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज को, और एक और फिनटेक कंपनी है जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी काम कर रही है। तो इन दो संस्थाओं को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है आरबीआई ने, क्राइसिस हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर करने के लिए और एक नए स्मॉल फाइनेंस बैंक को लॉन्च करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, वो फिनटेक कंपनी कौन है जो कि सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज के साथ मिलकर इस संस्था की शुरुआत करेगी? राइट आंसर है भारत पे। भारत पे की जब बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं मेरे दोस्तों, तो एक और नई खबर यहाँ से जुड़ी हुई है, और वो है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार साहब जो हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन हैं और इस समय भारत पे में चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सवाल से आपको कुल मिलाकर 3 बातें पता चलती हैं। एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक आने वाला है जो कि देश का 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। नाम है उसका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल किस संस्था को टेक ओवर करके ये इस संस्था का निर्माण कर रहे हैं? पीएमसी बैंक, जो कि 2019 में काफ़ी चर्चाओं में आया था। देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र में टॉप 5 बैंकों में से एक। अगली बात में दोस्तों, यहाँ पर पिरामल ग्रुप का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। ये डीएचएफएल नाम की संस्था को टेक ओवर करेगी, उसका एक्विजिशन करेगी और नई संस्था का निर्माण करेगी डीएचएफएल को। डीएचएफएल जो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फ्लिपकार्ट द्वारा मेरे दोस्तों क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया गया था, जो कि टूर एंड ट्रैवल से संबंधित कंपनी है। 197 कम्युनिकेशन की जब चर्चाएं होती हैं तो ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। रेजर पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, बैंगलोर बेस्ड। अगला सवाल, वो कौन सा बैंक है मेरे दोस्तों जिसके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर मेडिकल डॉक्टर्स लॉन्च किया गया है सैल्यूट डॉक्टर के नाम से? तो सरल भाषा में सैल्यूट डॉक्टर का इनिशिएटिव नाम का इनिशिएटिव मेरे दोस्तों किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है डॉक्टर्स के लिए? सही जवाब है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। इस इनिशिएटिव से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए ऐसे सवाल एग्जाम में बनते रहते हैं। इसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई इन सभी बैंकों के जो इनिशिएटिव हैं उन्हें इसी सवाल में एक बार दोहरा लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा आरोग्यम नाम का हेल्थ बिजनेस लोन स्कीम शुरू किया गया। तो आरोग्यम हेल्थ बिजनेस लोन स्कीम शुरू की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। एचडीएफसी सलाम दिल से, एक्सिस बैंक पावर सैल्यूट नाम का इनिशिएटिव है जो कि इंडियन आर्मी के लिए शुरू किया गया है। फेडरल बैंक साउथ बेस्ड बैंक है, मुख्यालय कोची अलुवा में है और अभी हाल में ही यूनाइटेड अरब अमीरात के मशरिक बैंक के साथ इसका टाई अप हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अच्छा है, कंफ्यूज कर सकता है या आपको इस सवाल के बारे में पता ही नहीं होगा। एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ICR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संबंध है दूसरे देशों के साथ उन पर रिसर्च करने के लिए एक काउंसिल है जिसका नाम ICR है। इसके डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नियुक्ति अभी हाल में किसकी हुई है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब जो है यहाँ पर वो है दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा की नियुक्ति हुई है अभी हाल में ही। एग्जाम के नज़रिए से सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, उर्जित पटेल की जब चर्चाएं होती हैं तो ये 24th RBI गवर्नर रह चुके हैं, 24वें RBI गवर्नर रह चुके हैं।
साथ साथ में मेरे दोस्तों इनके द्वारा किताब लिखी गई, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट, ओडी नाम की किताब लिखी गई है। रघुराम गोविंदराजन आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं और साथ साथ में इस समय मेरे दोस्तों तमिलनाडु सरकार में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के तौर पर कार्यरत भी हैं। राजेश कुल्लर वर्ल्ड बैंक में ईडी हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। धोलावीरा एक हड़प्पा सिटी है मेरे दोस्तों, जो कि इतिहास के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है ये शहर, गुजरात में ये साइट, और अभी हाल में ही यूनेस्को द्वारा देश की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इसे नामित किया गया है। आपको बताना है धोलावीरा जो है वो कौन से शहर में, किस जगह पर स्थित है गुजरात में। अहमदाबाद, सूरत, पाटन, रन ऑफ कच्छ या नर्मदा। सही जवाब है चौथा ऑप्शन रन ऑफ कच्छ, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी बन रहा है। तो मेरे दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विश्व का सबसे बड़ा तैयार हो रहा है रन ऑफ कच्छ में ही। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पार्क का शिलान्यास रखा गया था। यूनेस्को का मुख्यालय मेरे दोस्तों पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम ऑड्रे अज़ाउले है, ऑड्रे अज़ाउले, याद रखिएगा ऑड्रे अज़ाउले। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये खुद पेरिस से बिलोंग करती हैं और पेशे से एक लॉयर है। मेरे दोस्तों भारत में कुल मिलाकर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इससे पहले 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी वर्ष रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, घोषित किया गया था। अगला सवाल मेरे दोस्तों, यूनेस्को द्वारा रामप्पा टेम्पल, मैंने अभी इसके बारे में जानकारी दी आपको, इसे रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं और 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भारत में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। आपको बताना है कि तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खूबसूरत मंदिर है, इतिहास झलकता है और हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है मेरे दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तेलंगाना में जहाँ पे ये मंदिर स्थित है? सही जवाब है सिकंदराबाद, मेडक, मुलुगु, रंगारेड्डी या करीमनगर। राइट आंसर है मुलुगु। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल आता है। अगला सवाल, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मेरे दोस्तों कौन से डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिलीज की जाती है? तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है इसे कौन सा डेवलपमेंट बैंक रिलीज करता है? सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दी जाती है फॉरेन रेमिटेंस की। तो ये जो रिपोर्ट है मेरे दोस्तों, ये किस चीज़ की जानकारी देती है? फॉरेन रेमिटेंस की, यानी कि विदेशों से आने वाला जो पैसा है भारत में, उसकी जानकारी दी जाती है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट ने ही ये जानकारी दी कि 2020-21 में सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस मेरे दोस्तों भारत में ही आया है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। तो याद रखिए, इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और साथ साथ में एक रिपोर्ट जिसे अब वो पब्लिश नहीं करेगा, ये सवाल बन सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड बैंक पहले पब्लिश करता था और इस वर्ष उसने अनाउंस कर दिया है कि इस रिपोर्ट को वो पब्लिश नहीं करेगा। यहाँ पर बाकी संस्थाएं, उनके मुख्यालय जानना जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। एनडीबी की जब बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय शंघाई में। एडीबी मनीला और ईसीबी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मुख्यालय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पर निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको नियुक्त किया गया है हाल में? इस संस्था को मेरे दोस्तों पहले आईबीएफ बोला जाता था और इस वर्ष इसका नाम बदलकर आईबीडीएफ कर दिया गया है। इससे पहले भी एक सवाल पिछली बार लास्ट ईयर ओटीटी से संबंधित पूछा गया था, जो कि इसी सेक्टर से संबंधित था। एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब है विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन रिटायर्ड जस्टिस हैं और इस समय आईबीडीएफ के चेयरमैन के पद पर विराजमान है। अरुण कुमार मिश्रा मेरे दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के चेयरमैन हैं। आदर्श कुमार गोयल जो हैं ये एनजीटी के चेयरमैन हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। सुप्रीतम बंदोपाध्याय की जब बात करते हैं तो ये इस समय पीएफआरडीए संभाल रहे हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए संभाल रहे हैं। नन ऑफ दीज पांचवा ऑप्शन, ध्यान मत दीजिए उस पर। अगला सवाल, वो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एशिया पैसिफिक रीजन में पहला बैंक ऐसा और ग्लोबली देखा जाए तो सेकंड बैंक है जिसके द्वारा स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सेवा शुरू की गई है? अब ये सवाल आपको समझने के लिए पहले तो स्विफ्ट क्या है ये समझना पड़ेगा। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट जो ये सर्विस है, इसके माध्यम से किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। विदेशों में मेरे दोस्तों वो जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर पैसा घर पे भेजते हैं, लेकिन पैसे को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है।
स्विफ्ट जीपे इंस्टेंट सर्विस के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको ऑफर कर रहा है एक बैंक अकाउंट जिसकी मदद से आप अपना पैसा इंस्टेंट भेज सकते हैं भारत में। यानी कि बाहर जो लोग रह रहे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने अकाउंट को ओपन करें और इस सर्विस के माध्यम से सीधा तुरंत का तुरंत अपने देश अपने घर अपना पैसा भेज सकते हैं। सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में मेरे दोस्तों पहला और ग्लोबली सेकंड है। सवाल बनता है कि पहला बैंक कौन सा है जिसने इस प्रकार की सेवा देनी शुरू की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब चर्चाएं होती हैं तो आरोग्यम हेल्थ बिजनेस लोन स्कीम शुरू की गई है। एचडीएफसी सलाम दिल से इनिशिएटिव फॉर डॉक्टर्स। एक्सिस बैंक मेरे दोस्तों सैल्यूट पावर सैल्यूट नाम का इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी के लिए। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सैल्यूट डॉक्टर है। फेडरल बैंक के बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल करेंसी बीइंग अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। यूके द्वारा अभी हाल में एक नई डिजिटल करेंसी अनाउंस की गई है और ये डिजिटल करेंसी आपके एग्जाम में सवाल बना सकती है। सही जवाब क्या है? बिटकॉइन, ब्रिटकॉइन, ब्रिट करेंसी, डिजिटल ब्रिट या लिब्रा। आमतौर पर बच्चे गलत जवाब देते हैं लेकिन सही जवाब है ब्रिटकॉइन। तो मेरे दोस्तों ब्रिटकॉइन अभी हाल में ही डिजिटल करेंसी के तौर पर यूके ने अनाउंस किया है। बिटकॉइन की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है ही। इसके अलावा जब बात करते हैं हम लोग लिब्रा की तो लिब्रा फेसबुक की करेंसी है, डिजिटल करेंसी। अभी हाल में ही एल सल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पर घोषित किया गया है। पहला कंट्री है एल सल्वाडोर, दूसरा कंट्री मेरे दोस्तों क्यूबा है जिसने अभी हाल में ही इस प्रकार की सेवाओं को शुरू कर दिया है। अगला सवाल, 2021 में नाटो सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया अभी हाल में आपको बताना है। तो 2021 का नाटो सम्मेलन जो है, नाटो समिट, ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। नाटो समिट के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सम्मेलन मेरे दोस्तों ब्रुसेल्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस एग्रीमेंट की जब बात करते हैं तो ये एग्रीमेंट 1949 का साइन हुआ है। ये अलायंस जो है मेरे दोस्तों 1949 की संस्था है। इसमें कुल मिलाकर 30 मेंबर कंट्री हैं और अभी एक सवाल नाटो से संबंधित एग्जाम में बना था। मेरे दोस्तों नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है और सबसे लेटेस्ट मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया यहाँ पर मेंबर के तौर पर चुना गया है। आगे बढ़े तो यहाँ पर ब्रुसेल्स के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यालय स्विफ्ट जो नेटवर्क है उसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। इसके अलावा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इन संस्थाओं के मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है। वो कौन सी आईटी कंपनी है भारत की जिसके द्वारा पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर एम्स्टर्डम में शुरू किया गया है। एम्स्टर्डम कैपिटल सिटी है नीदरलैंड की, जिसे पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। तो एम्स्टर्डम जो मेरे दोस्तों ये नीदरलैंड जो है इसकी कैपिटल सिटी है। कहाँ की कैपिटल सिटी है? नीदरलैंड की कैपिटल सिटी है, ध्यान रखिए। अगली बात, आईटी कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। उस आईटी कंपनी का नाम है टीसीएस, जो कि मेरे दोस्तों देश की नंबर 1 आईटी फर्म है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के नज़रिए से देश में दूसरे नंबर पर कंपनी है। विदेशों में जब बात करते हैं हम आईटी फर्म की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म की, तो वहाँ पर भी पहली टॉप कंपनियों में से एक है। अगला सवाल, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए मेरे दोस्तों जिसके द्वारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और साथ साथ में टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी ली जाती है। ये एक प्रकार का वॉच डॉग है। वो कंट्रीज जो कि इस प्रकार के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको एक तरह से प्रतिबंधित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं के लिए रोक लगाता है। और मेरे दोस्तों इस संस्था का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो नाम है FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक संस्था, एक वॉच डॉग जिसका मुख्यालय मेरे दोस्तों पेरिस में है। और अभी हाल में ही इस संस्था द्वारा टर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे लिस्ट वो देश होते हैं मेरे दोस्तों जहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वॉच की जाती है इस संस्था के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहायताएं जो होती हैं वो मिलने में दिक्कत होती है इसके बाद, और जब ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो सहायताएं बंद कर दी जाती हैं। तो मेरे दोस्तों अभी हाल में ही टर्की को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में चल रहा है। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। इकलौता अरब कंट्री है सऊदी अरब जो यहाँ पे मेंबर के तौर पर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री की संख्या 39 है। भारत मेरे दोस्तों मेंबर कंट्री है यहाँ पर, लेकिन ग्रे लिस्ट में नहीं, एकदम सेफ जोन में है। वो कौन सा रेगुलेटर है और उससे संबंधित सेक्टर है जो कि सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा रेगुलेटर है और वो रेस्पेक्टिव सेक्टर है जो सही तरीके से मैच नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। राइट आंसर क्या है? सही जवाब देखिए यहाँ पर पेंशन फंड PFRDA राइट आंसर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO सही जवाब है। रिटेल पेमेंट सेक्टर रेगुलेटर NPCI है। कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट की जब बातें करते हैं दोस्तों तो कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अब इसे रेगुलेट नहीं करता, इसे सेबी ही रेगुलेट करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
कैपिटल मार्केट सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगली बात मेरे दोस्तों, वो कितना अमाउंट है 2021 और 22 का जो कि खेलो इंडिया स्कीम के लिए आवंटित किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम के लिए जो आवंटित फंड है वो कितना है, साथ साथ में जो खेलो इंडिया स्कीम थी उसे आगे वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 24-25 के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष के लिए जो फंड आवंटित किया गया है वो है 657.71 करोड़, लेकिन साथ साथ में आने वाले 5 वर्षों में जो फंड अलॉट किया गया है वो है 8750 करोड़ रुपीज़। तो 5 ईयर्स के लिए जो फंड एलोकेशन है वो है खेलो इंडिया स्कीम के तहत 8750। सही आंसर इस वर्ष का है 657.71। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खेलो इंडिया स्कीम जो है इसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आते हैं, विंटर फेस्टिवल, खेलो इंडिया विंटर फेस्टिवल भी, विंटर गेम्स भी आते हैं और खेलो इंडिया गेम्स भी आते हैं। चौथा खेलो इंडिया गेम जो है मेरे दोस्तों वो हरियाणा में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि अगले वर्ष होगा। इस तरह से नेशनल गेम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में, जिसमें नंबर 1 पर मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर रहा था। देश का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो भुवनेश्वर में पिछले वर्ष आयोजित हुए थे। इस वर्ष मेरे दोस्तों कर्नाटक द्वारा इसे होस्ट किया जाना था, कोविड-19 की वजह से इसे अगले वर्ष होस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से इन सभी सवालों को आपको पढ़ाया गया। दोस्तों आप बता दीजिए, नाटो का सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? सही जवाब है ब्रुसेल्स में हुआ है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। अगली बात, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन, तो ये एक संस्था है आईकैन नाम की, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के एबोलिशमेंट के लिए काम करती है, निरस्तीकरण के लिए काम करती है मेरे दोस्तों। अब हाल में ही इसके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई और पूछा गया, बताया गया मेरे दोस्तों कि वो कौन सा कंट्री है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। सही जवाब है अमेरिका। एज यूजुअल न्यूक्लियर वेपन्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है अमेरिका। अगला सवाल ये है कि सेशन कब आता है? दोपहर को 12 बजे। हर दिन मेरे दोस्तों ये सेशन दोपहर को 12 बजे आता है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, भास्कर प्रताप मिश्रा के नाम पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर किया करिए। कल फिर मिलेंगे आपको दोपहर को 12 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।